आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालत बद से बदतर हो चुके हैं। बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री जो 2024 के जनवरी के लोकसभा के चुनाव के अंदर तकरीबन 300 में से 240 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी, उस प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को अपना पद छोड़ना पड़ा है। शेख हसीना वाजिद ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना ने, वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं वकारुज्जमा, उन्होंने जो है वो शेख हसीना को 45 मिनट का वक्त दिया था कि या तो आप देश से भाग जाएं या फिर सीधी बात है वहां तो फांसी ही होती है। बहरहाल शेख हसीना वहां से भागकर निकल गई और उसके बाद में भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उनका हवाई जहाज लैंड किया। देश के वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया और बताया जा रहा है कि अब यहां से शेख हसीना जो है वो लंदन जाएंगी। कुछ खबरें यह भी है, सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था कि वो भारत में नहीं रहेंगी, वो लंदन या फिनलैंड जाएंगी। सबसे पहले आज सुबह में हमने इस खबर को ब्रेक किया था, लेकिन सभी गोदी मीडिया ये चला रहा था कि भारत आ रही है, भारत आ रही है। आई जरूर है वो भारत, लेकिन वो भारत में रुकेंगी नहीं, वो यहां से लंदन जाएंगे और वहां से हो सकता है वो फिनलैंड चली जाएं। अब ये पूरा मामला, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में एक अहम मीटिंग हुई है। इसके अलावा खास बात यह है कि पड़ोसी देशों का असर किस तरीके से पड़ता है दूसरे पड़ोसी देशों पर, क्योंकि शेख हसीना वाजिद का जो इतिहास रहा है, जो उनका पास्ट रहा है, वो बिल्कुल उनका झुकाव भारत की तरफ ज्यादा रहा है। वो बिल्कुल चाइना के साथ में, चीन के साथ में भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन भारत के साथ उनका झुकाव ज्यादा रहा है। अब ऐसे में भारत की तकरीबन 4000 किलोमीटर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से सटी हुई है। यहीं से पूरा मामला और ज्यादा खराब हो सकता है। उसी को लेकर बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई कई अधिकारियों के साथ में और सबसे मुलाकात भी की, मीटिंग भी की। और इसी बीच खबर भी आई कि एयर इंडिया ने बांग्लादेश की अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ट्रेन सेवाएं चल रही थी, उन ट्रेनों को भी फिलहाल फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अब बांग्लादेश में यह सब हुआ कैसे? मैंने जैसे बताया कि 2024 के जनवरी में, यानी महज 5 महीने पहले, जो व्यक्ति पूर्ण बहुमत के साथ 300 में से 240 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बना हो, उसको अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा? तो इस पर हमें नजर डालनी चाहिए कि आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा तो क्या हुआ कि शेख हसीना वाजिद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बाकायदा अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये हुआ वो हुआ, सभी गोदी मीडिया आपको दिखा रहा है, लेकिन जो प्रदर्शन शुरू हुए थे वो क्यों हुए थे? सबसे पहले 2018 के अंदर बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन शुरू हुए थे आरक्षण के मुद्दे को लेकर। दरअसल बांग्लादेश के अंदर जो आरक्षण का जो ढांचा है वो समझने की जरूरत है। बांग्लादेश के अंदर जो आरक्षण दिया गया है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो थे, जो शेख हसीना वाजिद के पिता थे, बांग्लादेश जब आजाद हुआ, पाकिस्तान को तोड़कर जब बांग्लादेश बनाया गया, तो मुजीबुर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के सबसे पहले प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन महज 4 साल वो सत्ता में रह पाए। 1971 के अंदर वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 1975 के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। सेना काबिज आ गई बांग्लादेश में। सेना ने शेख मुजीबुर रहमान की, उनकी पत्नी की और उनके 3 बेटों की हत्या कर दी थी, लेकिन शेख हसीना वाजिद जो थी वो बच गई थी, क्योंकि वो वहां पर नहीं थी। और शेख हसीना के साथ में उनकी बहन है शेख रेहाना, ये दोनों विदेश में थी, इस वजह से 1975 में बच गई। उनके परिवार के 17 लोगों को खत्म कर दिया गया था। अब शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो हमेशा से ये चाहते थे, और उन्होंने जो बांग्लादेश अलग करने में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें जो है वो बांग्लादेश की सरकार बनने के बाद, बांग्लादेश एक अलग देश गठन होने के बाद 30% का रिजर्वेशन उन्होंने दिया उन लोगों को जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार वालों को। यानी कि जो सरकारी नौकरियां थी बांग्लादेश के अंदर, उसमें 30% जो है वो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दी जाएंगी। यह उस वक्त का पूरा खाका तैयार किया गया था आरक्षण को लेकर। अब देखना यह है
कि उस वक्त जो है वो अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण की बात कही गई थी, महिलाओं को 10% आरक्षण दिया गया था, विकलांगों को 1% का आरक्षण दिया गया था, 10% जो है वो पिछड़े जिलों के लिए अलग आरक्षण दिया गया था, जबकि 30% आरक्षण जो है वो, जैसा मैंने बताया, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिया गया था। इसी बात को लेकर 2018 में विरोध शुरू हुए और कहा कि जो इतना ज्यादा 30% जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को दिया जाता है, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार वाले होते हैं हर देश में, उन्हें और भी बहुत ज्यादा सहूलियत दी जाती है, काफी ज्यादा सुविधाएं दी जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले 2018 के अंदर जो युवा बेरोजगार था, जो काफी परेशान था, वो युवा खड़ा हुआ, उस युवा ने विरोध किया और कहा कि ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। 2018 के अंदर सरकार ने ये प्रदर्शन देखे, तमाम चीजें देखी, उसके बाद सरकार ने फौरी तौर पर इस आरक्षण पर रोक लगा दी, कहा कि फौरी तौर पर हम इस आरक्षण को हटा देते हैं। लेकिन 2024 में जब चुनाव हुए लोकसभा के, दोबारा वहां पर शेख हसीना वाजिद 300 में से 240 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद अचानक वहां की हाईकोर्ट ने इस रिजर्वेशन को दोबारा बहाल करने का फैसला सुनाया और कहा कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो बहाल करते हैं हम। अब वहां से ये बात शुरू हुई, क्योंकि जो पहले जो मैंने बताया, जो रिजर्वेशन की जो सीमा थी 30% जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, 5% जो है वो अल्पसंख्यकों को, 1% दिव्यांगों को, 10% महिलाओं को और 10% जो है वो पिछड़े जिलों को। इसके अलावा जो है वो 44% जो था वो अनारक्षित था, यानी कि जो आम जनरल कोटा है, जो जनरल जनता थी, उसको 44% मिलता था। उसी को लेकर प्रदर्शन हुआ था। 2018 में मामला खत्म कर दिया गया, रिजर्वेशन को हटा लिया गया। लेकिन कोर्ट ने एक नया वो किया। अब कोर्ट ने यह किया कि जो रिजर्वेशन की जो सीमा थी उसको घटाकर 7% कर दिया और कोर्ट ने कहा कि 93% जो है वो अनारक्षित रहेंगे, यानी कि देश की आम जनता के लिए जो है वो 93% रहेगी सरकारी नौकरियां। इसके अलावा जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5% कर दिया, जो पहले 30% हुआ करता था। इसके अलावा जो धार्मिक अल्पसंख्यक थे उन्हें जो है वो 2% किया गया। ये पहले 1% था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद और ये सब चीजें हुई, उसके बाद में इसको 2% कर दिया गया। बस यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। शेख हसीना वाजिद की सरकार ने कई सारी आनाकानियां शुरू की, कई सारी चीजें हुई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का, वहां की जो कोर्ट का फैसला था जो 7% कर दिया गया, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा इसी जुलाई महीने के अंदर दोबारा प्रदर्शन शुरू हुए। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुए। सबसे पहले 2018 के बाद जो खत्म हो गया था, उसके बाद यह हुआ कि 15 जुलाई 2024 में सरकार ने आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया। इसका फिर से विरोध शुरू हुआ। 15 जुलाई 2024 को ढाका यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शनकारी थे, उन्हें जो है वो, जो अवामी लीग जो पार्टी है, जो शेख हसीना की पार्टी है, जिस पार्टी से शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, ये उन्हीं की पार्टी है, अवामी लीग। अवामी लीग के जो स्टूडेंट यूनियन के लड़के थे, छात्र थे, उन्होंने जो है वो प्रदर्शनकारियों को पीटा और वहीं से मामला और ज्यादा तूल पकड़ने लगा। यह घटना है 15 जुलाई 2024 की, जहां पर अवामी लीग के छात्रों ने प्रदर्शनकारियों को पीटा और वहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन के अंदर मारे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण हटाने का फैसला दिया और 56% आरक्षण को 7% कर दिया। प्रदर्शन खत्म हो गए। 30 जुलाई को अचानक प्रदर्शनकारी दोबारा वापस सड़कों पर आए। 30 जुलाई को दोबारा सड़कों पर आए और उन्होंने सड़कों पर उतरकर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ यह प्रदर्शन किया कि जो 300 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार शेख हसीना वाजिद को ठहराया जाए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। वहीं से मामला शुरू हुआ। वहीं से फिर उसके बाद में महज 15 से 20 दिन के अंदर बांग्लादेश की हालत बद से बदतर हो गई। मौका यह आया कि प्रधानमंत्री आवास पर लोगों ने कब्जा कर लिया। जनता जो है वो जबरदस्त, खासकर जो युवा, बेरोजगार युवा जो थे, वो जो है वो आज प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, कब्जा कर लिया। हमने देखा कि वो शेख हसीना की साड़ी उठाकर ले जा रहे हैं, मछलियां उठाकर ले जा रहे हैं। शेख हसीना का जो बेड था बेडरूम के अंदर, वहां पर बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो यकीनन इन्होंने एक तरह से दुनिया भर के नेताओं को श्रीलंका की याद दिलवा दी।
श्रीलंका के अंदर भी राष्ट्रपति भवन पर इसी तरीके से बेरोजगार युवाओं ने कब्जा कर लिया था। तो जहां पर आप अपनी मनमानी चलाते हैं, जो भी मनमानी चलाने वाली सरकारें हैं, उनको श्रीलंका के बाद म्यांमार और बांग्लादेश के जनता और युवाओं ने भी कड़ा संदेश दिया है कि जहां पर आप विपक्ष को कुचलने की कोशिश करते हैं और अगर वहां पर जनता और युवा अगर खुद विपक्षी बन जाते हैं तो सरकारों का बने रहना आसान नहीं होता। उन सरकारों को जो है वो जनता और युवा जो है वो खुद उखाड़ कर फेंक देते हैं। यह इतिहास रहा है पूरे दुनिया के लोकतंत्र का। शेख हसीना वाजिद के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश बना, उसके पहले जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री जो बने थे शेख हसीना वाजिद के पिता थे मुजीबुर रहमान। 4 साल के बाद ही उनको कत्ल कर दिया गया, उनके परिवार के 17 लोगों को मार दिया गया। और जब उनके परिवार के 17 लोगों को मारा था 1975 के अंदर, उसके बाद शेख हसीना और उनकी बहन, उसमें दोनों जो है वो, इनमें शेख हसीना जो है वो भागकर भारत आई थी। भारत की उस वक्त इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को यहाँ पर पनाह दी थी। पनाह लेने के बाद 1981 के अंदर शेख हसीना यहाँ से वापस बांग्लादेश चली गई थी और बांग्लादेश में उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग को संभाला और 1996 में पहली मर्तबा वो देश की प्रधानमंत्री बनी थी और उसके बाद वो लगातार देश की प्रधानमंत्री बनती गई। बीच में 2001 में वो हारी और उनकी विपक्षी पार्टी जो थी, जो भारत विरोधी जिसे कहा जाता है, वो बनी वहां की प्रधानमंत्री। लेकिन उसके बाद 2008-9 में दोबारा चुनाव हुए। 2009 में दोबारा शेख हसीना जीत गई। 2009 के बाद से अब तक बांग्लादेश की सत्ता पर शेख हसीना का कब्जा था। वो प्रधानमंत्री बनी रही, वो अपने मुताबिक तमाम फैसले लेती रही और इसी दौरान तमाम चीजें बिगड़ने लगी। और अब जो है वो भारत का क्या होगा ये सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि यहां पर भी आरक्षण को लेकर कई सारी चीजें चल रही है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख अंदाज में कहा है आरक्षण को लेकर कि आपने जिन 70 ओबीसी लोगों को शामिल किया गया है, यह आपने किस बिना पर शामिल किया है। आरक्षण की आग को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। मंडल कमंडल की राजनीति को याद करिए, वो दौर कैसा था, लालू कैसे बने, नीतीश कैसे बने, मुलायम सिंह यादव कैसे बने, ये सभी को पता है। उन लोगों को खास पता है जो इस देश की राजनीति को और आरक्षण को बारीकी से समझते हैं। कुछ अनभक पत्रकार उस तरह के भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये बेरोजगारी आरक्षण का कोई लेना देना नहीं था, ये तो जो सेना थी बांग्लादेश की वो पाकिस्तान के ISI के इशारे पर काम कर रही थी, इसलिए तमाम चीजें हुई। बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी हुआ हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि बांग्लादेश का युवा काफी परेशान था, बेरोजगार था और आरक्षण को लेकर वो लगातार विरोध कर रहा था और उसी का खामियाजा जो है वो आखिरकार शेख हसीना को भुगतना पड़ा है। इस बारे में हम आपको और भी ज्यादा आगे अपडेट देते रहेंगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं इसके अंदर एक और खबर ये भी जोड़ दीजिए कि शेख हसीना वाजिद ने 2 महीने पहले एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि एक बड़े विदेशी नेता ने मुझे कहा है कि बांग्लादेश में वो एक जमीन चाहते हैं जहां पर वो अपना आर्मी का, सेना का बेस कैंप बनाना चाहते हैं। और उस नेता ने शेख हसीना वाजिद से ये कहा था कि अगर आप ये जमीन नहीं देंगी तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो बड़ा देश और बड़े नेता कौन थे? मुझे अमेरिका के अलावा कोई नहीं लगता, और कैसा हो। इसके अलावा एक और खबर इसमें ये जोड़नी पड़ेगी कि बांग्लादेश का एक पोर्ट है, वहां का बड़ा पोर्ट माना जाता है। शेख हसीना वाजिद वो पोर्ट भारत को देना चाहती थी। अब भारत में पोर्ट का बिजनेस अदानी करते हैं, ये सबको पता है कि ज्यादातर पोर्ट जो अदानी का हवाले किए जाते हैं। तो कई सारी चीजें भारत के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को काफी खतरे में डाला हुआ है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। सभी देशवासियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत सभी के इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, जितना ज्यादा हो सके इतना हमारा समर्थन करिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।